बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 5 अगस्त 2020 को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आज यानी 5 अगस्त 2020 को बहुजनों को देश का शासक बनाने का संकल्प करती है। हम मान्यवर साहब के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मिशन को साकार करेंगे। ये हम बहुजनों का संकल्प है, हम इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। जय भीम। 4 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एक तरह से कहें तो बहुजनों को देश का शासक बनाने का जो उनका संकल्प था, उसकी पहली सीढ़ी चंद्रशेखर ने पार कर ली। नगीना सीट पर साल 2019 में मायावती की पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मायावती सीन से ही गायब है। मायावती को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। नगीना सीट पर उनके उम्मीदवार को केवल 13,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही और तीसरे नंबर पर सपा। चंद्रशेखर ने योगी, अखिलेश, मायावती जैसे दिग्गजों को धूल चटा दी। चंद्रशेखर की जीत मायावती की साल 1989 में जीत की याद दिलाती है। मायावती बिजनौर से पहली बार सांसद बनी थी और वो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। चंद्रशेखर आजाद भी पहली बार सांसद इसी इलाके से बने हैं। मायावती की पार्टी बसपा का एक भी सीट नहीं जीतना और चंद्रशेखर का अपने दम पर सांसद बनना, संसद तक पहुंचना, क्या इस बात का इशारा है कि यूपी में अब दलितों का मसीहा, दलितों का नेता बदल रहा है? पूरे यूपी में अब इसी बात की चर्चा हो रही है और ये चर्चा सिर्फ आम लोगों के बीच नहीं है, बल्कि ये चर्चा सियासतदानों के बीच भी शुरू हो गई है। चलिए आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम जिसे 2017 से पहले शायद ही कोई जानता हो। 2015 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। आजाद के आगे का नाम रावण चंद्रशेखर ने खुद अपने मन से लगाया है। हालांकि ये बात अलग है कि अब चंद्रशेखर को खुद को रावण कहना पसंद नहीं है। समय समय की बात है, समय के बाद काफी कुछ बदल जाता है। चंद्रशेखर सहारनपुर के रहने वाले हैं। 2014 में अपने 2 साथियों सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर भीम आर्मी उन्होंने बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि भीम आर्मी की अवधारणा और इसके पीछे का सारा दिमाग सतीश कुमार का है। उन्हें एक चेहरे की तलाश थी जिसे चंद्रशेखर ने पूरा किया। भीम आर्मी शुरुआत में दलितों के लिए काम करती थी, चाहे दलित परिवार के बच्चों का एजुकेशन हो या उनकी बेटियों की शादी। भीम आर्मी इसमें सहयोग करती। तब ये काम शांति से हुआ करता था, ना कोई हल्ला, ना कोई बवाल। 2017 में ठाकुर दलित विवाद ने भीम आर्मी और चंद्रशेखर दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। देश की एक बड़ी दलित आबादी भीम आर्मी के बारे में जानने लगी और चंद्रशेखर दलितों के एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो ना सिर्फ घर बैठकर दलित उत्पीड़न की बात करता, बल्कि सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन भी करता। चंद्रशेखर का जन्म छुटमलपुर के गांव धलकुड़ी में हुआ था। इसका खास महत्व इस हिसाब से समझिए कि 2015 में इसी गांव के बाहर चंद्रशेखर ने एक बोर्ड लगाया था जिसमें धड़काली वेलकम यू द चमार्स लिखा था। रावण के इस कदम से गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच हो गया तनाव। चंद्रशेखर की सुर्खियां बटोरने और एक दलित युवा नेता बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। चंद्रशेखर की पूरी कहानी जानने से पहले उस घटना को जानना जरूरी है जहां से चंद्रशेखर की शुरुआत हुई थी। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 25 दलितों के घर जला दिए गए और एक शख्स की मौत हुई। हिंसा के विरोध में दलितों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया। 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रशेखर ने 37 निर्दोष दलितों की रिहाई मांगी। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें रिहा कर दिया गया तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। वकालत की पढ़ाई करने वाला चंद्रशेखर अमेरिका जाकर बड़ा वकील बनना चाहता था, लेकिन एक बार पिता को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान दलितों की स्थिति देखी तो उसके बाद दलितों के लिए काम करने की सोची। देश भर में दलितों की कुल आबादी 25,09,61,940 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी है 24.4%। इसका हिस्सेदार है दलित।
ये आंकड़े चंद्रशेखर के दिमाग में थे और वो लगातार काम करते रहे, अपने संगठन को मजबूत बनाते रहे। देश में जहां भी दलितों के खिलाफ कोई घटना घटती, चंद्रशेखर इंसाफ और मुआवजा दिलाने वहां पहुंच जाते। चंद्रशेखर को राजनीति करते करते ये तो मालूम हो ही गया था कि राजनीति सिर्फ भाषणबाजी से नहीं बल्कि तब चमकती है जब विवादित बयान आप दे देते हैं और वो इससे चूके भी नहीं। और कई बार अपने बयान से उन्होंने विवाद पैदा किया। योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने एक बार कहा था, अगर बजरंगबली दलित हैं तो देश के सभी हनुमान मंदिरों पर दलितों को कब्जा करना चाहिए। ऐसे ही चंद्रशेखर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा था कि जिन देश के संविधान पर आंच आई उस दिन वो भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा कोरेगांव की युद्ध की 200वीं बरसी के दौरान हिंसा हुई थी। चंद्रशेखर को ये बात भी समझ में आ चुकी थी कि सिर्फ दलितों के दम पर राजनीति नहीं की जा सकती। तभी एनआरसी और सीएए के विरोध में उन्होंने खुलकर रैली की और गिरफ्तार भी हुए। 20 दिसंबर को एनआरसी सीएए के खिलाफ जमा मस्जिद से जंतर मंतर तक विरोध रैली निकालने की परमिशन देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया। बावजूद इसके चंद्रशेखर जमा मस्जिद पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को चकमा देते हुए वो किसी तरह बच निकले। इसके अगले दिन जमा मस्जिद से गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे आंदोलन में चंद्रशेखर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि देश के मुसलमान समुदाय के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इस पूरे आंदोलन में चंद्रशेखर की भूमिका को पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने प्रमुखता से छापा था और चंद्रशेखर को दलित यूथ आइकन बताया था। 2024 में चंद्रशेखर को इसका फायदा हुआ, उन्हें मुसलमानों ने जमकर वोट किया। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने दलितों की जो लड़ाई लड़ी वो उनसे पहले किसी ने लड़ी नहीं हो, लेकिन चंद्रशेखर ने लड़ने का जो तरीका बदला, शायद वो देश के दलितों को पसंद आया और उन्होंने चंद्रशेखर को अपना नेता माना। दलितों को हक या इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर की शैली में आक्रामकता दिखती है। शायद ये बात भी दलितों को पसंद आ गई। चंद्रशेखर आजाद अब सांसद हो चुके हैं। असल राजनीति यहीं से शुरू होती है। नेता बन जाना और नेता बने रहना दोनों दो बातें हैं। चंद्रशेखर के पास एक मौका है कि वो दलितों के नेता बने रहें, या तो वक्त के साथ वो उसी ढलान पे आ जाएं जहां आज मायावती है। वक्त सब तय कर देगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और TV9 की खबरों को देखते रहिए।